क्लास वाले बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे घर पे और फुल टू मस्ती में होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड दिस इज लेक्चर 2 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर जो था हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो हमारा बेसिक पोर्शन था बिल्कुल इस चैप्टर का, वो सब हमने बिल्कुल ख़त्म कर लिया था, निपटा लिया था। और क्या क्या पढ़ लिया था ये आपको एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, जो भी हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के बाद, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे, डेली लाइफ से भी रिलेट कर लिया था। जैसे कि हमारा डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क हो गया, ये भी हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जिससे हम पहचानेंगे कि इसमें हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो हमने देख ली थी। 5 हमारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज थी रही है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब ये 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट इसको कर सकते थे, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्या क्या टाइप थे इसके? वर्ड इक्वेशन, मतलब उस इक्वेशन को वर्ड में लिख लो, वो हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन। और दूसरा क्या था हमारा? सिंबल एंड फार्मूला इक्वेशन, मतलब उसका सिंबल और उसका फार्मूला उसका सिंबल की फॉर्म में लिख दो। जो हमारी वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंबल या फार्मूला के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी वर्ड एंड फार्मूला, सिंबल एंड फार्मूला इक्वेशन हो जाएगी वो हमारी। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है? आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल, हमारी जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, उसके हमारे एग्जाम्पल करेंगे किस तरीके से अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसकी किस फॉर्म में लिखेंगे हम। हीट चेंजेस, कंडीशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन को आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन हमारी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है। पहली है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरी है हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है मेरी जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी हमारे सेम हो, ना ज़्यादा ना कम। मतलब डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम होने चाहिए। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलूँगा मैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है हमारा जो हमने पहली इक्वेशन करी थी फर्स्ट लेक्चर में, उसको ही ले लेते हैं हम। जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। Zn प्लस H2SO4 क्या बना रहा है? ZnSO4 क्या बना रहा है? ZnSO4 प्लस H2 गैस हमारी रिलीज हो गई। अब देखिए, जितने Zn के एटम हैं, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है? Zn मतलब जिंक, हाइड्रोजन मतलब H, S मतलब सल्फर और O मतलब ऑक्सीजन, ये 4 हमारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए देखना क्या है कि जितने हमारे रिएक्टेंट में एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट में उन एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होने चाहिए। कैसे चेक करेंगे? जिंक यहाँ पे देखिए सिर्फ कितना है? 1 है। और यहाँ पर भी जिंक कितना है? 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? H के सरफेस में 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं? 1 ही सल्फर है यहाँ पे भी 1 ही सल्फर है। ऑक्सीजन के सरफेस में 4 आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं मेरे? 4 एटम है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के सरफेस में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। तो चारों के चारों एलिमेंट कौन से? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बिल्कुल इक्वल एटम्स हैं। तो जितने रिएक्टेंट में एटम हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट में एटम हैं।
इस टाइप के केमिकल इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ, इस टाइप के केमिकल इक्वेशन को बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब जो मास प्रेजेंट है उतना ही हमारा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे फॉलो करता है। तो देखिए, जितना हमारा रिएक्टेंट का मास है उतना ही हमारा प्रोडक्ट का मास रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने हमारे रिएक्टेंट में एटम है उतने ही हमारे प्रोडक्ट में एटम रहेंगे, तो उसका मास भी सेम रहेगा। तो जब मास सेम रहेगा, मास ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो किसको फॉलो कर रहा है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो ये तो थी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको भी पता है, अंदाजा लगा सकते हैं आप, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बिल्कुल उल्टा, जो कि बैलेंस ना हो। बैलेंस ना हो मतलब जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स सेम ना हो, कुछ ना कुछ फर्क आ जाए, चाहे वो प्रोडक्ट में हमारे रिएक्टेंट से ज़्यादा एटम हो जाए, चाहे वो प्रोडक्ट में हमारे रिएक्टेंट से कम एटम हो जाए। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को मैं क्या बोल दूंगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा जो हमारा वाटर कैसे बनता है? वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो हमारा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन H2 फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन मतलब किस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है मेरा? H2 की फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होता, दो एटम हाइड्रोजन के हमेशा कंबाइंड रहेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी मेरा दो एटम्स के साथ कंबाइंड रहेगा। ऑक्सीजन भी मेरा किस फॉर्म में होता है? O2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? हमारा वाटर बनाते हैं, मतलब H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये जो इक्वेशन हो रही है हमारी, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे है देखिएगा, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? यहाँ पर 2 एटम है। H की सरफेस में 2 आ रहा है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 है रिएक्टेंट में। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? इसके भी सरफेस में 2 आ रहा है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो हाइड्रोजन तो मेरे बैलेंस हैं। लेकिन ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने एटम है? 2 एटम है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है। तो ऑक्सीजन मेरे बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन एक ऐसा लग रहा है कि इसमें से निकल के बाहर चला गया, उसने सबसे लड़ाई कर ली और फैमिली से अलग हो गया, बिल्कुल उसने घर छोड़ दिया अपना। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो गया केमिकल इक्वेशन से। तो इस तरीके की इक्वेशन को क्या बोलूँगा मैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के एटम हमारे इक्वल ना आए, कुछ ना कुछ फर्क आ जाए, तो उस तरीके के एटम क्या कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके की इक्वेशन को क्या बोलूँगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात ये है, जो ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है, उसको वायलेट करती है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब मास सेम रहना चाहिए। लेकिन भाई इसमें तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया, तो एक ऑक्सीजन का जो मास होगा वो ऐड होगा कि नहीं होगा? और इसमें एक ऑक्सीजन का इसके कंपैरिजन में कम हो गया एक ऑक्सीजन, तो मास ये कम हो गया, तो प्रोडक्ट हमारा कम मास का हो गया और रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा मास का हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कहाँ फॉलो कर रहा है? वायलेट कर रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूनिवर्सल लॉ है उसको कोई चीज़ वायलेट करे, उसको कोई चीज़ फॉलो ना करे। तो इसी चीज़ को, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे हम क्या करने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, उसके हमारे कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए अनबैलेंस से। तो देखिए सबसे पहले बात आती है हमारी वर्ड इक्वेशन की। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं हम कि किस तरीके के हमारे
किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, कैसे हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, मतलब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, मतलब वही इक्वेशन जो हमने सेम अभी लिखी थी। तो देखिए सबसे पहला इसका रूल जो होता है वो होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को किस में लिख लेंगे, वर्ड में लिखेंगे। तो कैसे है हमारा, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और वाटर फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहला रूल क्या है हमारा, वर्ड इक्वेशन, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, यहां पे मेरी जगह कम है तो इसलिए मैं नीचे एरो बना के लिख दे रहा हूं, क्या बना रहा है हमारा, ये बना रहा है वाटर। तो हमारी वर्ड्स की टर्म्स में हमारी ये हो गई। फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरा रूल जो फॉलो करना है वो है हमारा सिंबल एंड फॉर्मूला इक्वेशन, मतलब इसी वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंबल या फॉर्मूला इक्वेशन में, इसके सिंबल या फॉर्मूला लिख लेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है फॉर्मूला हमारा H2, ऑक्सीजन का क्या होता है मेरा O2 और वाटर का क्या होता है मेरा H2O। सेम वही इक्वेशन आ गई ना जो हमने अभी पढ़ी थी अनबैलेंस में, एग्जाम्पल पढ़ा था, वही इक्वेशन। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मतलब बैलेंस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग स्मॉलेस्ट फिगर, मतलब किसी ऐसी फिगर से, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। लेकिन हाँ, इसमें एक बात बहुत बढ़िया है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान रखनी है ये बात क्या है, हम कभी भी अपनी तरफ से फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि साहब इसमें तो H2O है, एक ऑक्सीजन की तो बात है, तो इसको ऐसे लिख दो H2 + O गिव्स अस H2O, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा हो रहा था, कम कर दिया मैंने, तो ये तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला गलत हो गया। तो हम फॉर्मूला को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। बस सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन हमारी ये गलत हो गई बिल्कुल, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे एटम इंक्रीज या डिक्रीज हो सके और वो बैलेंस हो सके। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए मेरा यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे, 1 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जो हमारा O2 है, पूरे O2 को, मतलब पूरे फार्मूला को मल्टीप्लाई करना है हमें, ऐसा नहीं किसी एक को, पूरा फार्मूला को। अगर O2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी, जो हमारा ये O2 है हमारा, ठीक है, O2 है हमारा, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा ये H2 + O2 गिव्स अस 2H2O, ये आ गया मेरा। अब देखिए ऑक्सीजन, देखिए 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 ही, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा, 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। अब ये मेरी इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। देखिए 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं। तो ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है आपका कि इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको मोर इन्फॉर्मेटिव हम बना सकते हैं और भी इसमें इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करेंगे, इंफॉर्मेशन इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जो इसकी स्टेट है, स्टेट हम दिखा सकते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन 3 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, 3 तरह की हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। पहली फिजिकल स्टेट, दूसरी हमारी हीट चेंज और तीसरी हमारी कंडीशंस। फिजिकल स्टेट दिखा सकते हैं हम कि फिजिकल स्टेट हमारी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। एक एक्वस चीज़ और आ जाती है यहाँ पे। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस होती है, आपको पता है, तो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे 2H2, और जो हमारी स्टेट होती है वो ब्रैकेट में सरफेस में लिख देते हैं, ठीक है, गैस लिख दिया मैंने G से। O2 भी ऑक्सीजन आपकी गैस होती है तो G से लिख दिया, और H2O आपका वाटर होता है, ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो क्या बन जाएगा H2O लिक्विड। इतनी बात आई समझ में।
तो ये होती है हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है किसी भी चीज को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस ऐसी स्टेट को क्या बोलेंगे हम? एक्वस स्टेट। इतनी बात आई समझ में? उसके बाद अगर हम हीट चेंज की बात करें तो हीट चेंज में बात ये आती है कि रिएक्शन जब हो रही है तो हमारी हीट रिलीज हुई है या उस रिएक्शन को होने के लिए उस रिएक्शन ने हीट एब्जॉर्ब की है। तो ऐसी रिएक्शन को हम हीट को वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर हमारी रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलूँगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हमारी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो रिएक्शन हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलूँगा मैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि हमारा ये है, क्या है? मान लीजिए कार्बन है, कार्बन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। कोयला ही है, कोयला अगर हम, कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि हीट जो है प्रोडक्ट साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि वो रिलीज हो रही है, एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रही है। लेकिन कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन, ठीक है, हीट जो है रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमारा CaCO3 क्या है? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम हीट डिसॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये CaO, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में थोड़ी सी हीट प्रोवाइड हम करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और हमारा CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो किस तरीके की इक्वेशन है? ये है हमारी एंडोथर्मिक इक्वेशन, क्योंकि हमारी हीट यहाँ पर रिएक्शन को कराने में यूज हुई है। तो अगर जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट हमारी लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में लिखी जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो एक्सोथर्मिक में मैंने आपको क्या बताया कि हमारी हीट रिलीज होती है और हीट लिखा कहाँ पे जाता है? प्रोडक्ट साइड में। एंडोथर्मिक में क्या बताया कि हीट हमारी रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है और लिखी कहाँ जाती है? हीट हमारी रिएक्टेंट साइड में लिखी जाती है। तो हीट चेंज से भी हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। दिखाई नहीं है आपको कि हीट यहाँ पे लिखा है, इस वाली रिएक्शन में हीट यहाँ पे लिखा है। फिर आती है बात कंडीशंस की। कंडीशंस की इंफॉर्मेशन भी इसमें रिएक्शन में हम दे सकते हैं। मतलब हीट, मतलब कि उसको थोड़ा सा हम टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसको हीट का साइन होता है हमारा ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल बना रखा है मैंने, हीट का साइन होता है। तो एरो जो होता है, एरो के ऊपर अगर मैं ये साइन लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर, मतलब कि कितने टेम्परेचर पे करा रहे हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, कोई रिएक्शन मेरी 2000 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो हम एरो के ऊपर लिख देते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये रिएक्शन है हमारी, यहाँ पे लिखा है 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। फिर प्रेशर, मतलब कितने प्रेशर पे वो रिएक्शन हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है 300 ATM, ATM प्रेशर की यूनिट होती है। वो भी सब हम किसके ऊपर लिखेंगे? एरो के ऊपर लिखेंगे। ऐसे ही हमारा कैटलिस्ट, अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है वो रिएक्शन, तो एरो पे हम क्या लिख देंगे? कैटलिस्ट। ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है? ZNO + CrO3। इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट मैं आपको बता दूं क्या होता है। कैटलिस्ट होता है कि रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करने वाला, ये तो बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी है मेरी कि बिल्कुल वो रिएक्शन 1 साल में हो रही है और मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, मतलब वो 1 साल की जगह अब 4 दिन में रिएक्शन वो पॉसिबल हो सकती है। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सेकंड के फ्रैक्शन में होती हैं, उन रिएक्शन के टाइम को हमें बढ़ाना पड़ता है, तो वो भी कैटलिस्ट से हम कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन, हम किस तरीके से और रिएक्शन में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए Zn की सॉलिड स्टेट मेंशन कर रखी है। H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो वाटर में डिसॉल्वेबल होता है, डाइल्यूट होता है, तो इसका मतलब एक्वस, तो वाटर में डिसॉल्व है वो एक्वस। और ZnSO4 जो हमारा एक्वस फॉर्म में बना है ये हमारा, और H2 हमारे गैशियस फॉर्म में बनी है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद आती है बात जो हमारा, ये एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मैंने आपको ये तो करके दिखा दिया, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये आपको मैंने करके दिखा दिया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। पहले लिखेंगे इसकी वर्ड इक्वेशन, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ये,
और क्या बना रहा है, ये बना रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो इस तरीके से मैंने वर्ड इक्वेशन लिख ली। सेकंड स्टेप क्या है इसका, सेकंड स्टेप ये है, जो वर्ड्स हैं हमारे उसका फार्मूला लिख लेंगे। मीथेन का फार्मूला होता है आपका CH4, क्या होता है, CH4। ऑक्सीजन का आपको पता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है CO2, वाटर का आपको पता है H2O। तो ये जो नए नए फार्मूले निकल के आ रहे हैं ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये फार्मूला का आपको एक पेयर अलग से बनाना है, चाहे कॉपी के पीछे लिख सकते हैं, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए, ये आपको आगे तक काम आने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको मीथेन का बताया CH4 होता है, ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब देखिए बैलेंस है या नहीं है, तीसरे स्टेप में देखना है हमें कि बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से। देखिए कार्बन है यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक ही कार्बन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये हमारे बैलेंस नहीं है। तो मान लीजिए मैं पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा हूँ, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमको बैलेंस कर रहा है, हम किसी को भी पहले बैलेंस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो इसको अगर मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, CH4 प्लस O2, ये ऐसे ही रहेगा CO2, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, H2O बन गया ये मेरा। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन मेरे 2 × 2 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन देख लीजिए अब कितने हो गए, ऑक्सीजन इधर तो 2 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2, एक ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 + 2 4। प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन मेरे और रिएक्टेंट में मेरे 2 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट में मुझे 4 बनाने हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं क्या हो जाएगा मेरा, CH4 + 2O2, 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, क्या बन गया मेरा, CO2 + 2H2O। अब देख लीजिए कार्बन मेरे यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक ही कार्बन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी मेरे 2 × 2 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर मेरी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। सारे एटम यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं। तो इसकी मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसकी हमारी बैलेंस इक्वेशन ये हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। तो इस तरीके से हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और ये बिल्कुल बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड में तो आता ही आता है आपका, और अगर होम एग्जाम भी हो रहा है तो उसमें टीचर बिल्कुल आपका डालेगा ही डालेगा ये क्वेश्चन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, और इसका क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार और देखिए इसको, बिल्कुल आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। सिर्फ आपको ज़रूरत है कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस की। और ये जो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट्स बना के चलिए। वैसे तो मैंने इसके जो परफेक्ट नोट्स हैं वो बना रखे हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर भी दिए हैं, आप देख लीजिएगा, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और वो नोट्स बिल्कुल ऐसे बना रखे हैं मैंने कि उन नोट्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को ना तो किसी NCERT की, ना ही रिफ्रेशर की, ना ही किसी एक्स्ट्रा बुक की, ना किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ मेरे लेक्चर्स फॉलो कीजिए और उन नोट्स को देख लीजिए, बिल्कुल आप केमिस्ट्री में परफेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने बहुत मेहनत से वो नोट्स बना रखे हैं। तो बिल्कुल A++ क्वालिटी के नोट्स हैं वो। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप को और वो नोट्स को PDF को डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर आपको नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ उनको पढ़िएगा। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस चैनल का बेनिफिट ले सकें। वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन विद फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।